बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदर अब्बास हस्ब मामूल हिदायत स्टूडियो से आपकी खिदमत में तशरीफ़ रखते हैं और आप देख रहे हैं हेल्थ आवर। आज हेल्थ आवर में हमने बात करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को चूज़ किया है जिसको कहते हैं एज़मा। उर्दू में एज़मा को दमा कहते हैं। दमे की बीमारी बहुत ही कॉमन है और ख़ास तौर से जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे यूके वगैरह या जहाँ ज़्यादा सर्दी या वेदर वेट होता है वहाँ ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। एज़मा एक बहुत कॉमन बीमारी है और ख़ास तौर से ये जो है बचपन ही से शुरू हो जाती है और ये तकरीबन 15% ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं इस एज़मा से, जिसको उर्दू में दमा कहते हैं, दमे से इफ़ेक्टेड होते हैं। दमे काफ़ी लोगों को इफ़ेक्ट करता है और किस तरह से इफ़ेक्ट करता है और इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, इस पर आज हमने बात करने के लिए एक स्पेशल अपने गेस्ट को बुलवाया है। स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर अंसारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको जो है वो स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। वालेकुम सलाम। शुक्रिया बहुत बहुत आपका तशरीफ़ आने का डॉक्टर साहब। और जो है वो आप तशरीफ़ लाई और आपने इतना मौका दिया कि हमारी जो है वो जो है नाज़रीन जो है वो आपके जो है इससे फ़ायदा उठाएं। आज जैसे कि मैंने कहा कि हम बात करें डॉक्टर साहब एज़मा के ऊपर, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि एज़मा क्या होता है, जिसे उर्दू में दमा कहते हैं, ये क्या बीमारी है, इसके बारे में तो हमारे नाज़रीन को बताएं। आस्मा जो है वो सूजन जो है आपके सांस की नलियों में हो जाती है, जिसकी वजह से नैरोइंग ऑफ द एयरवेज हो जाती है और सांस लेने में आदमी को तकलीफ़ होती है। ये एक नहायत क्रॉनिक कंडीशन है और क्या कहते हैं कि काफ़ी कॉमन है बच्चों में और एडल्ट्स में भी। आफ्टर 65 इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। और क्या कहते हैं कि ये सूजन जो है, इसको आप जो ऑब्स्ट्रक्शन इसमें नाली में होती है, इसको ये रिवर्सिबल है, यानी इसको फिर वापस अगर ट्रीटमेंट के ज़रिए से इसको वापस नॉर्मल इसमें लाया जा सकता है, हालत में लाया जा सकता है। और क्या कहते हैं कि आज़मा जो है बच्चों में भी बहुत कॉमन है। अबाउट 6 to 9% जो है पॉपुलेशन सफ़र करती है बच्चों में। और क्या कहते हैं ये जो है अगर सही वक्त पे ट्रीट ना किया जाए तो इससे बहुत तकलीफ़ है। और ये एक इसमें खांसी बहुत कॉमन है जो हर वक्त इंसानों को रहती है। मोस्टली बच्चों में ये रात को बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें नाइट अवेक कहते हैं, और मॉर्निंग डिपिंग भी होती है। जब इनको अब आप PFR करते हो, इनकी टेस्ट करते हो, तो उसमें वो जो है मॉर्निंग डिपिंग बहुत कम हो जाता है एंड दैट इज़ अ सीरियस साइन। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो इंटरैक्टिव प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम में आप जो है अब हमारी टेलीफोन की लाइनें जो है वो खुल चुकी हैं। आपके जहन में दमे की बीमारी या आपके बच्चा किसी भी फैमिली को, आपकी अगर फैमिली में दमा है, एज़मा है, सांस की तकलीफ़ है और उसकी वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं या उससे मुताल्लिक़ कोई भी आपके जहन में सवाल है, तो प्लीज़ फ़ोन उठाइए, फ़ोन मिलाइए, हमसे बात कीजिए। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब दें। और चूँकि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है तो इसलिए जो हम चाहते हैं कि आपकी अवेयरनेस के लिए जो है वो कि दमा क्या है, क्यों होता है, इसके क्या असबाब होते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। आप फौरी तौर पे फ़ोन मिलाएं और हमसे बात करें। अच्छा, जैसे कि मैं कह रहा था डॉक्टर साहब के ओवर 5 मिलियन पीपल, चूँकि हम इंग्लैंड में रहते हैं, ओवर 5 मिलियन लोग जो हैं इस दमे की बीमारी से या एस्मा की बीमारी से जो है वो शिकार हैं। डॉक्टर साहब ये बताएँ कि इसके असबाब क्या होते हैं? इसके कॉजेज़ तो बहुत हैं। मोस्टली ये अर्ली एज में शुरू होता है, जिसको कहते हैं एटोपी, या कि आपकी इम्यून सिस्टम दफ़ा जो है बॉडी में बहुत कमज़ोर होता है और आप बहुत सी चीज़ों से एलर्जी हो जाते हैं। मसलन पॉलन हुआ फ्लावर का, डस्ट हुआ, हाउस डस्ट माइट हुई, डैम्प वेदर जो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, प्लस कोल्ड वेदर, ये सारी चीज़ें। ड्रग्स भी हैं, सर्टेन ड्रग्स विच कैन एग्रावेट द कंडीशन। इन्फेक्शन है, आपको कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुई तो उसकी वजह से आपको हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन है जो आम तौर से बच्चों में बहुत कॉमन है, एंड दैट कॉजेज़ वीजिंग, जिसको कहते हैं एक विस्लिंग सी, ब्लोइंग सी आवाज़ निकलती रहती है जब वो सांस लें। तो ये उनको हम लोग हैप्पी वीज़र कहते थे। ये बच्चों में होता है और एडल्ट्स में तो खैर आप वो कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे टाइटनेस इन द चेस्ट हो रही है या कुछ हो रहा है, मगर बच्चों में ज़रा मुश्किल है संभलना, स्पेशली अंडर 2। जी नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी असबाब इसके दमे के असबाब तो काफ़ी ज़्यादा इसके असबाब हैं।
बेशुमार रीज़न्स होते हैं दमा के। डॉक्टर साहब ने ख़ास तौर से बताया कि कुछ बच्चों में जो है वो एलर्जीज़ होती है, ये एक जेनेटिक कंडीशन है, फैमिली में बहुत कॉमन होता है। अगर आपके माँ बाप को अगर दमे की बीमारी हो, अगर एक माँ बाप में से अगर एक पेरेंट्स को हो तो 50% चांस होता है कि बच्चों को, आपके बच्चों को सांस की बीमारी लाहक हो, या जिसको दमा कहते हैं, या एज़मा वो शिकार हो। हमारे मुल्कों में चूँकि यहाँ डंपलिंग ज़्यादा होती है, ख़ास तौर से डेवलप कंट्रीज़ में ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम चूँकि यहाँ इंग्लैंड में रहते हैं तो इसी की बात करेंगे। यहाँ ओवर 5 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे सफ़र हैं। ये बीमारी बचपन ही में शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जेनेटिक का कंडीशन है, पैदा आपके ख़ानदान में चलती है और ख़ानदान में माँ बाप से बच्चों को फिर ये ट्रांसफ़र हो जाती है, तो बचपन ही से ही बीमारी शुरू हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा कि बच्चों में ज़रा डायग्नोस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे इसबाब के अंदर कि अगर वायरल इन्फेक्शन हो, कोई एलर्जीन्स जिसमें हवा में पोलिन्स में एलर्जीन्स हों, आपके हाउस डस्ट माइट्स हों, घर के अंदर आपने कुत्ता बिल्ली या डॉग्स या कैट्स वगैरह रखी हुई हो, उसकी वजह से कोई पोलिन्स या एलर्जीन्स निकल रहे हैं, आप अगर उन किसी भी टाइप के डिफरेंट बेशुमार किस्म के एलर्जीन्स जिसको आपको पोल्यूशन या कहें कि जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से आपके सांस की नालियों में जो है वो सूजन होना शुरू हो जाती है और आपको फिर दमे की या सांस में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वेदर का भी इस पर इफेक्ट होता है, चूँकि हम यहाँ इंग्लैंड में रहते हैं तो डॉक्टर साहब यहाँ चूँकि ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है तो ठंड से भी इसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपसे बात करूँगा ख़ास तौर से बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे कि बच्चों में जो है वो दमा डायग्नोज करना खासा मुश्किल होता है, क्योंकि हम आएंगे थोड़ी देर में बात करेंगे कि कैसे टेस्ट डायग्नोज होता है, टेस्ट क्या होते हैं। तो ये जो वायरल वीज़ की आप बात कर रही थी, ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें कि वायरल की वजह से ये वीजिंग क्यों होती है बच्चों में, और इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये दमा है या वायरल वीज़। वायरल वीज़ इसलिए ये होता है कि जब ये इट इज़ अ रिएक्शन, ये रिएक्शन जो आपने कहा कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, वायरस की वजह से ये नलियों पे इफ़ेक्ट होता है। जैसे ये वायरस एज ए स्टिमुलाई आपके सांस की नलियों पर गया और उसने उसको इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को एग्रावेट कर दिया। दीज आर द स्टिमुलाई जो आपको एग्रावेट करती है। और इसमें जो है ये अगर हल्की सी बीमारी है, ये इतनी शिद्दत से नहीं है या बहुत शदीद नहीं है, तो इसका इफ़ेक्ट जो है उतना शदीद नहीं होता है। बच्चे वीज़ करते हैं, आप विस्लिंग नॉइज़ सुनेंगे, खांसी होगी, सब कुछ होगा, मगर क्या कहते हैं कि वो उनको इतनी सीरियस इफ़ेक्ट में नहीं लेके जाएगी जैसे कि आम दमे में जो है आप इट कैन गो इनटू द इरिवर्सिबल कंडीशन। यहाँ जो है पहले लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं कि ठीक है, अगर बच्चा बिल्कुल ठीक को कोई ख़ास ये उसकी, क्योंकि अंडर 2 आप उसको PFR नहीं करा, उसकी टेस्ट नहीं कर सकते हो, तो फिर आप जो है इट डिपेंड्स ऑन डॉक्टर के, वो उनको या तो रिवर्सिबिलिटी टेस्ट कर करके उनको इन्हेलर्स दें या कुछ दें, या फिर ऑब्ज़र्व कर लें कि कुछ दे दें के लिए फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, एंड इफ़ इट रिजॉल्व्स ऑन इट्स ओन। अगर अपने आप ठीक हो गया तो फिर कोई की वजह नहीं है, जो मोस्टली हो जाता है बच्चों में। नाज़रीन, डॉक्टर साहब बता रही थी कि वायरल वीज़ के बारे में और दमे से मुतालिक, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि छोटे बच्चों के अंदर चूँकि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि जो स्पेशल टेस्ट होते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे रिवर्सिबिलिटी टेस्ट होता है, पीक फ्लोमीटर से हम मॉनिटर करते हैं कि लंग से 130 सेकंड के अंदर आप कितनी हवा जो एक्सपायर कर रहे हैं। बेसिकली दमे के अंदर जो मसला होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खून जो सांस की जो नालियां हैं उसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से या वायरल इन्फेक्शन या जो भी असबाब हो उसकी वजह से सांस की नालियों में जो है वो सूजन हो जाती है, और उसकी इन्फ्लेमेशन और सांस की नालियों में नैरो होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। अच्छा, बच्चों में प्रॉब्लम ये होता है चूँकि हम परफॉर्म नहीं कर पाते, डॉक्टर साहब ने कहा कि टेस्ट, तो हम डायग्नोज करना खासा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लेबल छोटे बच्चों को अप टू 5 ईयर्स हम लेबल नहीं करते कि इनको दमा है, हम यही कहते हैं कि इनको ये वायरल वीज़ है। अगर उनको बार बार वायरल इन्फेक्शन हो रहा हो, जब भी वायरल इन्फेक्शन, चूँकि बच्चों में वायरल इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसकी वजह से अगर एवरी सिंगल टाइम अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से उनको वीज़ होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि विस्लिंग साउंड्स, सीटियों की सी आवाज़, सीटियाँ बजने की आवाज़ सीने से निकलती है, और ये ख़ास तौर से इस पर थोड़ी देर में बात करेंगे कि सीटियाँ क्यों बजती हैं।
उसकी वजह से जो आवाज़ निकलती है उससे आपको जो है वो फ़ौरन ये करना चाहिए कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर्स के पास लेकर जाएं और दिखाएं कि जी ये सीटियाँ की अगर आवाज़ आ रही है तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से वीज़ है। अगर बार बार उनको अटैक हो रहे हैं वायरल वीज़ के तो हो सकता है कि फिर उसको जो है अंडरलाइन एस्मा हो। फैमिली हिस्ट्री पे बड़ा डिपेंड करता है कि अगर आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हिस्ट्री है तो मोर लाइकली कि आपके बच्चों को एस्मा जो है वो होगा, या जो अगर वायरल वीज़ हो रही है तो पॉसिबल है कि एस्मा हो, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डायग्नोज करना खासा मुश्किल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के ऊपर कि इसकी जो है अलामात क्या होती हैं, दमे की जो ख़ास अलामात हैं, ज़रा उसके ऊपर नाज़रीन से मुख्तसर से बताएं कि ये अलामात क्या होती हैं। ख़ास अलामात में खांसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, चेस्टी कफ जो हमेशा रहता रहेगा पेशेंट को। मोस्टली कॉमनली दे कंप्लेन कि रात को सो रहे हैं, बच्चों में बहुत कॉमन है, बच्चे रात को उठ जाते हैं खांसी की वजह से, वो सो नहीं पाते हैं। जैसा आपने कहा वीजिंग वेरी कॉमन, इफ़ इट देयर इज़ वीज देन आपको ये है कि पेशेंट को जो है दमे की अलामत नज़र आ रही है। उसके बाद टाइटनेस इन द चेस्ट, और जैसा आपने कहा डिस्निया यानी दम फूलने की शिकायत, जिसकी वजह से इसका नाम दमा पड़ा। और एडल्ट्स में उनको प्रोडक्टिव कॉफ स्पूटम भी आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या कहते हैं, ये सारी अलामतें जो है, अगर इनमें से इन अलामतों में से एक से ज़्यादा चीज़ अलामत आपको मिलती है तो उसको तब हम लोग एज ए डॉक्टर वी थिंक इट इज़ आस्मा और यू टेक फ्रॉम देयर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, इसकी अलामात जो है वो ख़ास तौर से खांसी अक्सर रहती है, खांसी बहुत ज़्यादा रहती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जी रात को जो है वो ख़ास तौर से खांसी बहुत ज़्यादा, मेनली ड्राई खांसी की ज़्यादा अलामत होती है। जब बच्चे भाग रहे हैं या दौड़ रहे होते हैं, या स्पेशली अगर स्कूल में वो फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं या चलने फिरने में या दौड़ने में मोर देन 200-500 यार्ड्स, तो अचानक बच्चों को जो है वो सांस फूलना शुरू हो जाता है और बच्चों को फिर रुक के जो है वो सांस लेना पड़ता है और अपनी एक्टिविटीज़ को रोकना पड़ता है। अगर आपके बच्चों को इस तरह की कोई भी अलामत है जिसमें खांसी आ रही है, उनको बहुत ज़्यादा मुसलसल खांसी है, अगर 4-6 हफ्ते से ज़्यादा खांसी चल रही है, और अगर वो चलते फिरते भागते दौड़ते हैं, अगर उनको सांस फूल जाता है, सांस में दिक्कत होती है, या तीसरा डॉक्टर साहब ने कहा कि जी वीजिंग वही जो आपको के सीटियों की आवाज़ सीने से निकल रही है। छोटे बच्चों में दिक्कत ये होती है कि छोटे बच्चे जो हैं वो आपको बता नहीं पाते कि आखिर उनको क्या तकलीफ़ हो रही है। छोटे बच्चे अक्सर आपको ये कह सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर एडल्ट होंगे, बड़े होंगे, तो वो कहेंगे कि जी मेरी चेस्ट जो है वो टाइट फील हो रही है, सीने में जो है वो ऐसा फील होता है, घुटन महसूस हो रही है, सांस के और सीने के ऊपर कुछ प्रेशर सा फील हो रहा है, और ये बड़ा जो है एडल्ट जो है ये भी कह सकते हैं कि जी मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। छोटे बच्चे चूँकि अपने सिम्टम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये पेरेंट्स ख़ास तौर से आपकी अवेयरनेस के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर बच्चे को खांसी है मुसलसल, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर सीटियों की आवाज़ निकल रही है, और अगर रात को खांसी बहुत ज़्यादा आती है, मुसलसल खांसी होने के बाद ड्राई के बाद तो एक बाउट सा दोहरा सा खांसी का उठता है, और सांस में भागने दौड़ने में अगर उनको सांस में दिक्कत में तकलीफ़ होती है, तो प्लीज़ अपने बच्चे को ज़रूर डॉक्टर के पास लेके जाएं और डॉक्टर से मशवरा करें, ताकि डॉक्टर इसकी जो है वो इलाज करे और इसको प्रिवेंट कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे सिम्टम्स की, उसके बाद आगे चलेंगे इसके ऊपर कि ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये दमा जो है एस्मा, ये डायग्नोज किस तरह से होता है? डायग्नोज मोस्टली आप क्लिनिकल हिस्ट्री, पेशेंट बच्चे अगर या बच्चा या बड़ा आपके पास आया, आपको एक डिटेल हिस्ट्री लेनी है, और जिन अलामतों का मैंने पहले तस्करा किया है उसमें मैं ये बताना कि भूल गई थी कि अगर बच्चा हो, अगर वो कांटेक्ट में आता है पेट्स के, पॉलेंस के या एक्सरसाइज के जैसा आपने कहा, और उसको सडनली ये सिम्टम्स, ये सारी अलामतें शुरू हो जाती हैं, तो ये जो है आस्मा को की तरफ इंडिकेट करती हैं। फिर आप क्लिनिकल एज ए डॉक्टर आप जब आप बच्चे को एग्ज़ाम करें या बड़े को, तो उसमें आप पीक फ्लो रेट लेते हैं। अगर उसमें अगर डिपिंग लेस देन 80% है, तो फिर आप इसको प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि इस शख्स को आस्मा है। फिर आप क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन, आजकल तो ऑक्सीमेट्री हर सर्जरी में अवेलेबल है, जो आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन की देता है, हार्ट रेट, पल्स रेट, और चेस्ट पे वाइड स्प्रेड, और ये जो आपको वीज़ नज़र आए, तो ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी पर इशारा करती हैं कि ये जो है आस्मा ही
का केस है। मोस्टली इट इज़ क्लिनिकली बेस्ड डायग्नोसिस होती है, और इसको अगर आपने कंफर्म करना हो तो फिर कंफर्म करने के लिए क्या कहते हैं कि रिवर्सिबिलिटी टेस्ट जो है, जिसमें आप इन्हेलर दे के बच्चों को आज दे करके टेस्ट कर सकते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है फिर मुश्किल है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी और उसको देखना पड़ेगा कि वेदर ये ट्रीटमेंट बेनिफिशियल है या नहीं है, और उसी के बेस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने ये देखा कि रिवर्सिबिलिटी टेस्ट से उस बच्चे को फ़ायदा है तो दैट कन्फर्म्स कि ये है, मगर ऑलवेज़ हमेशा आप ध्यान में रखें कि दूसरी कॉजेज़ भी हो सकती है, और जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको इलामतें नज़र आएँ तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर जो है उनको सेकेंडरी केयर में रेफ़र करें फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। डॉक्टर साहब, जस्ट नाज़रीन, आपको मैंने अब रिक्वेस्ट की है कि हमारी जो है वो टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दमा या अस्थमा की बीमारी, सांस की बीमारी, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपना टेलीफोन उठाइए और हमसे ज़रूर बात कीजिए। आपके जहन में दमा, अस्थमा से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल पैदा होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम आपका जवाब उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश किसी भी ज़बान में आप सवाल कर सकते हैं, और ये हम यहाँ कोशिश करते हैं कि आपको जो है वो जवाब दें। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए ताकि हम आपको सुन पाएँ ठीक से। कॉल ड्रॉप हो गई है। तो नाज़रीन, हम जैसे कि मैं कह रहा था आपसे कि जी आप जो दमे से मुतालिक कोई भी सवाल आपके जहन में, अगर आपके फैमिली में किसी को, बहन को, भाई को, माँ बाप को, किसी बच्चे को अगर आपकी सांस की तकलीफ़ है तो आप उसके बारे में हमसे ज़रूर बात करें। अभी मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था कि डायग्नोस कैसे होता है, तो डॉक्टर साहब कह रही थी, बता रही थी काफ़ी तफसील के साथ कि मेनली जो दमे की, अस्थमा की जो डायग्नोसिस होती है वो ख़ास तौर से क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, और स्पेशली जो बच्चों में जो डायग्नोसिस होती है वो मेनली क्लिनिकल, या डॉक्टर के जब आपके पास लेकर आप बच्चे को जाते हैं और डॉक्टर आपके बच्चे का मुआयना करता है, उसको एग्जामिन करता है, तो क्लिनिकली वो डायग्नोस करता है और फिर इसकी जो है ट्रीटमेंट वो उसी के हिसाब से देता है। अच्छा, सारे बच्चे जो वीज़ कर रहे हैं, जिनके सीने में सांस की जिनको दिक्कत हो रही है या उनको जो है वीजिंग हो रही है, ज़रूरी नहीं कि उनको दमा हो। जैसे डॉक्टर साहब कह रही थी कि वायरल वीज़ छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा कामन है, और हमारे लिए, डॉक्टर्स के लिए ख़ासा मुश्किल होता है अंडर 5 ईयर बच्चों के लिए, कि चूँकि सर्टेन जो टेस्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक टेस्ट होता है जिसको पीक फ़्लो कहते हैं, और एक टेस्ट होता है जिसको रिवर्सिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर आपको जो है एक मशीन के ज़रिए से आपके जो है वो पीक फ़्लो को मैयर किया जाता है कि कितनी हवा आपके लंग्स में 30 सेकंड में आप बाहर निकाल सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको एक इन्हेलर, ब्रोंकोडायलेटर, सल्बुटामोल जिसको कहते हैं, वो लगा करके फिर 30 मिनट्स के बाद फिर आपके लंग्स के वॉल्यूम्स को चेक करते हैं, जिसको डॉक्टर साहब ने कहा कि ये रिवर्सिबिलिटी टेस्ट है। और इस टेस्ट से अक्सर जो है एडल्ट चूँकि उसको कमांड्स को, आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेते हैं, छोटे बच्चे अंडर 5 जो हैं चूँकि इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाते, तो मेनली डायग्नोसिस, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं इसकी, आपने बड़ा अच्छा इसको बताया कि डायग्नोस कैसे होती है और ये क्या है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि डॉक्टर साहब, ये जो सांस की जो बीमारी है, इसके अलावा और सांस की, जैसे ख़ास तौर से जो एडल्ट होते हैं बड़ों में, उनमें 2 तरह की सांस की बीमारी होती है। एक और बीमारी भी होती है जो स्मोकिंग से रिलेटेड होती है, जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव और एयरवेज डिजीज़ कहते हैं। तो उसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट करें कि अस्थमा और COPD में क्या फ़र्क होगा? आस्थमा में जैसा मैंने पहले बताया कि रिवर्सिबिलिटी टेस्ट करिएगा तो वहाँ पे आपको इसके रिज़ल्ट्स अच्छे नज़र आते हैं, यानी कि जो है सांस की नली खुल जाती है ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद। 15-20 मिनट के अंदर आप महसूस करेंगे कि उसकी एक्सपायरेटरी फ्लो रेट काफ़ी अच्छी हो गई है। वेरएस यहाँ पर आपको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज में बहुत कम इम्प्रूवमेंट है, वहाँ पर वो इरिवर्सिबल है, वो डैमेज जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट वी डू। और फिर आपका चेस्ट एक्सरे है, स्पायरोमीट्री है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसका जो अज़मा का जो है अगर बच्चों को हो रहा है तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे कि इससे पहले तो ट्रीटमेंट पे आएंगे थोड़ी देर में हम इसके ऊपर, लेकिन इसकी में प्रिवेंशन में कि माँ बाप पेरेंट्स जो हैं वो ख़ास तौर से इसमें इसकी कोई प्रिवेंशन या कोई ऐसे हिफाजती तदबीर कर सकते हैं पेरेंट्स के, उनके बच्चे जो है वो दमे की बीमारी से बच सकें। जी, वहाँ कुछ तो है कि आप जैसे कि अगर बच्चे को एक्सरसाइज इंड्यूस्ड है तो आप एक्सरसाइज को कम करवाएं, इसकी दौड़ धूप खेल कूद को थोड़ा कम, ये कम तो नहीं करना मगर ट्रीटमेंट देने के बाद देख लिया जाए कि इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद जितनी एलर्जन घर में है, अगर पॉलन है या डस्ट है, माइट्स है, तो इन सब चीज़ों को जैसे कहते हैं हूवरिंग, डस्टिंग, ये सारी चीज़ें करें। स्मोकिंग, अगर पेरेंट्स स्मोक करते हैं तो फिर स्मोकिंग इज़ वेरी हार्मफुल, ये बच्चों के लिए बहुत है और बड़ों के लिए भी है, तो इसको रोकें। और क्या कहते हैं कि अगर फूड से एलर्जी उसकी वजह से एग्रावेट होता है तो उसको अवॉइड करें, डैम्प सिचुएशन से बचें। और क्या कहते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन में कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी गुड, जो बच्चों के लिए जो है इम्यूनिटी काफ़ी मिलती है मदर के मिल्क से, तो इनकरेज किया जाता है कि ब्रेस्ट फीड किया जाए। और जब अगर बहुत जैसे कभी कभी इमोशनली भी आस्मा बहुत कॉमन है तो फैमिली ग्रुप थेरेपी भी बहुत काम आती है, या बहुत सीवियर आस्मा है तो उसमें आप जो है ये सब प्रिवेंटिव फैक्टर हैं, इसको प्रिवेंशन इनसे किया जा सकता है। और क्या कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, वो लोग इसके लिए ज़्यादा इनकरेज नहीं करते हैं क्योंकि एनाफिलेक्टिक रिएक्शन का बहुत चांसेस रहता है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि इट्स नॉट एडवाइजेबल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सांस दमे की बीमारी के ऊपर। हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि इससे कैसे बचाएं, बड़ा मुज़ी मर्ज़ है, ये क्रोनिक बीमारी है, अगर आपको हो दमा या आपकी फैमिली में किसी को हो जाए तो अनफॉर्चुनेटली इट्स अ परमानेंट डिजीज़, देयर इज़ नो क्योर फॉर एज़मा। एज़मा के साथ साथ लिंक कुछ और बीमारियाँ भी होती हैं जिसमें हे फीवर या आपका एक्ज़मा, जिसमें जिल्द की बीमारी है, स्किन वगैरह, ये तीनों एक ही ग्रुप की, एक ही सेम ही टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस हैं जो जिस्म के अंदर होते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से इसके बारे में बताया कि कैसे बचा जा सकता है। मेन प्रिवेंटिव फैक्टर्स में डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप एलर्जिन हैं किसी पोलिन से, जैसे कि अगर आपने हाउस डस्ट माइस है तो उससे आप कोशिश करें कि हूवरिंग वगैरह से बच्चों को दूर बचाएं। ख़ास तौर से सिगरेट से डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर पेरेंट्स वगैरह जो है वो स्मोकिंग करते हैं तो बच्चों को उससे बचाएं, क्योंकि स्मोकिंग में तकरीबन 4,500 से 5,000 टॉक्सिन्स होते हैं जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर, छोटे बच्चों के लंग्स बड़े सेंसिटिव होते हैं और लंग्स फेफड़ों में जा कर के जो है ये टॉक्सिन्स काफ़ी इन्फ्लेमेशन, ये सूजन भी कर सकते हैं। तो स्मोकिंग से बचाया जाए बच्चों को, जो पोलिन्स हैं उनसे बचाया जाए। अगर आपके घर में कुत्ता या बिल्ली है उसकी वजह से आपके बच्चों को एलर्जी या अस्थमा के सिम्टम्स हो रहे हैं तो कोशिश ये करें कि कुत्ता बिल्ली घर से निकाल दें या फिर बच्चों को उससे अवॉइड करें। अगर डस्ट माइट हुवर वगैरह बच्चे से एलर्जी हैं तो उससे बचाएं। ख़ास तौर से जो स्प्रिंग के सीज़न के अंदर जो पोलिन्स आते हैं, जैसे कि एयर पोलिन्स में बहुत बेशुमार जो है वो रीजन्स हैं पोलिन्स के, जिसमें एयर पोलिन्स में स्प्रिंग में फरवरी से लेकर के अगस्त तक में जो बाहर इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा पोलिन्स होते हैं जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होता है और दमे की तकलीफ में इजाफा हो जाता है। जो लोग डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा लिंक करूंगा इसको, जैसे कि मैं कह रहा था कि जी दमा के साथ साथ दो बीमारी जिसमें एक्जिमा है और ही फीवर है, तीनों एक ही टाइप की बीमारियां हैं। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि जी जिनको दमा है उनको हे फीवर भी होता है, जिनको हे फीवर है उनको दमा भी होता है, और पॉसिबल है कि उनको बचपन में एक्जिमा भी हो और आगे चल के जो है। तो इससे क्या ये तीनों लिंक किस तरह से हैं, ज़रा इसके ऊपर ज़रा से बताइए। ये जो है इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम में जो आपके है कमज़ोर है, दफ़ा जिसको कहते हैं मदाह करने की, वो आप अपने को नहीं डिफेंड कर सकते हैं। तो ये जो है एलर्जी एक कॉमन सी सिम्टम हो जाती है, क्योंकि आप जो है जब आप एलर्जिन के कांटेक्ट में आते हो तो सबसे पहले स्किन ही उसका आपके कांटेक्ट में आती है, जिसके लिए आपका जो है इम्यून सिस्टम फाइट करना शुरू कर देता है। तो दैट्स अगर बहुत सीवियर है तो फिर क्या कहते हैं कि वो आपके स्किन को भी इफ़ेक्ट करेगा, फिर है फीवर भी उससे हो सकती है, और उससे भी सीवियर है तो ये डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, हाउ सीवियर द इम्यून सिस्टम इज़ फेलिंग टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम, दैट्स व्हाट इट इज़। एक कॉलर है डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं, कहाँ से? हेलो। जी सिस्टर, आप ऑन लाइव हैं, बात कीजिए। आप ऑन लाइव हैं, बात कीजिए। आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और हमसे बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है, बात कीजिए। मेरे भाई और मेरी बेटी थी, आपको हमारे बहुत बहुत सलाम। शुक्रिया, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी। मैं अफ्रीका से बोल रही हूँ और मेरी एक बेटी की बेटी है और वो अभी बॉर्न हुई है, 1.5 महीने की हुई है। पहले रोजाना टॉयलेट करती थी, लेकिन अभी 15-15 20 दिन तक वो टॉयलेट नहीं करती है, तो उसका कुछ आप मुझे बताएंगे प्लीज डॉक्टर साहब? जी बहन, बताते हैं आपको। अच्छा, तो आपकी बेटी जो है वो 6 वीक की है और आप कह रही हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन है, उसको टॉयलेट नहीं करती रोजाना। कितने, 3-4 दिन तक नहीं करती? जी, मैं इधर अफ्रीका से बात कर रही हूँ। मेरे जो डॉक्टर साहब, मेरे नेटवर्क का बहुत ही प्रॉब्लम है, साइक्लोनिक की। मुझे आपकी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देती, प्लीज आप मुझे दोबारा बताएंगे प्लीज मेरे डॉक्टर साहब? जी जी, मैं पूछ रहा था आपसे ये कि आपकी बच्ची 6 वीक की है और जो आप बता रही थी कि उसको जो है वो कॉन्स्टिपेशन है, वो पू नहीं करती 2-3 दिन तक। ज़रा थोड़ी सी तफसील पूछ रहा था, कितने दिन तक वो बगैर पोटी के या बगैर पू के रहती है? आपकी आवाज़ मुझे कट कट की सुनाई दे रही, प्लीज माफ करना, मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बहन, क्योंकि ये आवाज़ जब इंटरनेशनल कॉल होती है तो थोड़ा सा स्पेस आता है। जब मैं बोलता हूँ तो थोड़ा सा गैप आता है उसमें, उसके बाद फिर आपको सुनाई देता है। मैं ये पूछ रहा था कि आपकी बच्ची को जो ये अच्छा ठीक है, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, आप टीवी से सुन लीजिएगा। डॉक्टर साहब, ये हमारी सिस्टर थी अफ्रीका से, ये हमें कॉल कर रही थी। अच्छा, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप ऑन लाइव हैं हेल्थ आवर में, बात कीजिए। कौन, कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं ऑल्टम से बोल रही हूँ। जी, क्या नाम है आपका? नाम बताना पसंद करेंगे बहन? नाम नहीं बताना चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं, आप सवाल कीजिए। जी जी, क्या सवाल है आपका? सवाल तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि बैक पेन ज्यादा है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपकी उम्र कितनी है बहन? 40 ईयर्स है। और बैक में आपको, कमर में कहाँ दर्द होता है? मिडल में। अच्छा, कुछ चोट लगी है कभी आपको कमर में, या कुछ मसला हुआ है? एक बार काफी पहले एक्सीडेंट 2 दफा हुआ था। आपका एक्सीडेंट हुआ था कितने अरसा पहले? काफी टाइम हो गई है। तो कोई आपने डॉक्टर को दिखाया, कोई स्पेशलिस्ट ने कोई एक्सरे किया, कोई आपका स्कैन हुआ इसके बारे में? नहीं, कुछ नहीं। तो आप दर्द के लिए कुछ खा रही हैं इस वक्त? वही कोकोटामोल और पैरासीटामोल। अच्छा, काम क्या करती हैं आप? काम करती हैं या हाउस वाइफ हैं? नहीं, हाउस वाइफ। अच्छा, एक दो सवाल और पूछूंगा, माइंड तो नहीं करेंगी? आपका वजन तो बहुत ज़्यादा नहीं है? जी, बहुत ज्यादा है। वजन बहुत ज़्यादा है जी? इतना ज्यादा भी नहीं है, कम से कम आ रही है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ, आप फ़ोन रखिए। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, ये हमारी कॉल सिस्टर थी, इनकी उम्र 40 साल है। ये आज तो टॉपिक से रेलेवेंट है थोड़ा सा, लेकिन ये कि हम जब नाज़रीन आते हैं हमसे सवाल करते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि चूँकि हेल्थ अवेयरनेस का अगर टॉपिक से अनरिलेटेड भी है कोई, तो वो उनको हम जवाब दें। इनको जो है वो शिकायत कर रही हैं कि 40 साल इनकी उम्र है और उनके मिडल ऑफ द बैक के अंदर जो है, लोअर बैक के अंदर इनको जो है वो दर्द होता है। काफ़ी अरसे से इनको दर्द है और बैक की जो है वो कोकोटामोल खा रही हैं। पेन में कोई इनको इतना ज़्यादा इफाका नहीं है। आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगी या मैं जवाब दे दूँ? जी डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने, जैसा आपने तफसील से पूछा कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस क्या कराए हैं, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन फ़िलहाल नहीं है, तो इस बुना पे कुछ कहना मुश्किल है कि वजह क्या है। और दूसरी बात ये, मैं बीइंग ए वुमेन हमेशा उनसे वुमेन कंडीशन के बारे में पूछ लेती हूँ। सम टाइम फाइब्रॉइड्स और अदर यूट्रस रिलेटेड डिज़ीज़ की वजह से भी औरतों में बैक की शिकायत होती है। तो मैं, या पीरियड्स प्रॉब्लम्स की वजह से भी होती है, तो मैं उनसे डिटेल में हिस्ट्री ले लेती हूँ और उसको भी, उस एरिया को भी मैं एक्सप्लोर करती हूँ और देखती हूँ कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर इनका सारा इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है तो देन इट इज़ अ मैकेनिकल बैक पेन इट लुक्स लाइक है। और क्या कहते हैं, इनको अपनी जीपी के पास जा करके उनसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूछना होगा कि एक्सरे करके देख लें या फिर स्कैन करवा लें, अपना जो भी है MRI करा लें। एक और कॉलर मौजूद है डॉक्टर साहब, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं खादिम हुसैन है। जी खादिम हुसैन साहब, क्या हाल है सर? खादिम साहब खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक, सेहत ठीक है आपकी? होता तो मैं आपको फ़ोन ही क्यों करता जनाब। जी हुक्म कीजिए, क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए? ज़रूर पूछिए जो आपका सवाल। छोटा सा मशवरा लेना था। जी जी ज़रूर। बहुत बड़ा है लेकिन आपके लिए छोटा है। नहीं नहीं कोई ऐसी बात है कि आई हैव बीन डायग्नोज्ड किडनी कैंसर। अच्छा अच्छा, वेरी सॉरी टू हियर खालिद साहब। जी तो बात यह है कि वो मैं सारे प्रोसीजर से प्री ऑप ऑपरेशन के प्रोसीजर से और सारे प्रोसीजर से गुजर चुका हूँ। जी 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 यानी कि वो CMET प्रोसीजर से भी गुजर चुका हूँ। जी जी जी। तो अब मुझे उन्होंने वेटिंग लिस्ट में भेजा है, अच्छा रखा हुआ है। तो मेरी ये गुजारिश ये है कि जो मेरा यूरोलॉजिस्ट है कंसल्टेंट मिस्टर मैकंट्रा, जी जी, उसमें और जो मैंने रिसर्च किया इंटरनेट से, जी मैकनामैन एक ऑर्गेनाइजेशन है कैंसर रिसर्च पर, जी 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 जी, तो वो ये कहते हैं कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लिएशन जो है वो सूटेबल है विद इन 4 सेंटीमीटर। अच्छा। और इस वक्त जो मेरा ट्यूमर है डॉक्टर साहब वो 3 सेंटीमीटर, इट वाज डायग्नोज इन दिसंबर। जी 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 जी। और जहाँ तक ये है कि मुझे गाइड किया गया, जो मेरी स्टडी है कि ग्रोथ जो है ट्यूमर की जी ये बहुत स्लो होती है। जी जी जी, जी। लेकिन अगर ये 4 सेंटीमीटर से ऊपर चला जाए तो मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन है। वो कॉम्प्लिकेशन अगर इजाजत हो तो मैं पेश कर दूं। जी जी जी। वो कॉम्प्लिकेशन ये है कि मैंने 2 हार्ट बाईपास सर्जरी करवाई हुई है। जी 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 जी। और जो मेरी CMET रिपोर्ट है उसमें ये एनेस्थीसिस्ट ने कहा है कि मैं जनरल एनेस्थेटिक्स नहीं ले सकता। अच्छा। मेरा हार्ट जो है वो कोप नहीं करेगा। जी जी जी। आई कुड पास अवे ऑन द ऑपरेशन टेबल। जी। तो मेरे लिए ये हुआ कि लोकल एनेस्थीसिया और सैनिटेशन। जी। और इट कैन ओनली बी पॉसिबल इफ इट इज डन विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 4 सेंटीमीटर विच इज आई एम इन द एट द मोमेंट। जी जी। मैं ये पूछना डॉक्टर साहब ये चाहता हूँ कि मेरा ये अब वेटिंग लिस्ट है कि वो अवेयर तो हैं होंगे, तो क्या वो इस प्रोसीजर इस प्रिंसिपल को वो फॉलो करेंगे कि मेरा उसको 4 सेंटीमीटर से बियॉन्ड न जाने दें और मुझे जो प्रोसीजर में गुजार दें। जी जी। मेरा क्वेश्चन है। शुक्रिया खान साहब, बहुत बहुत आपका। पहले तो हम आपके लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल अता फरमाए, 4 मासूम 75 मासूमीन के सदक़े से आपको सेहत कामिल अता फरमाए। और खान साहब बात यह है कि जैसे आपको ख़ुद इस बीमारी के बारे में काफ़ी तफसीलात पता हैं, जैसे आपने काफ़ी रिसर्च भी की है इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में, और जैसे आप कह रहे थे कि अगर जो सर्जरी की जो इंडिकेशंस होती हैं, अगर आपके किडनी के अंदर ट्यूमर जो हो वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो फिर वो ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि आपको और बहुत सारी कोमॉर्बिटीज़ और सेहत से मुतालिक बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां, तो जनरल एनेस्थीसिया में जो है वो आपको जो है वो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो मेरे लिए खालिद साहब ये इसके ऊपर कमेंट करना और बताना ख़ासा मुश्किल है, चूँकि एक तो मेरे पास आपकी सारी तफसीलात जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो मौजूद नहीं है। डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि आपका जो है वो केस जो है, जो भी कैंसर का इलाज होता है अस्पतालों में, वो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, जैसे आपने कहा कि उसमें आपका केस डिस्कस हुआ था और उन्होंने आपका डिस्कशन के बाद, जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में भी डिफरेंट किस्म के स्पेशलिस्ट होते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड का होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट, कीमोथेरेपिस्ट, और इस तरह की एक पूरी टीम होती है जो बैठ करके आप केस को देख करके उसके ऊपर फैसला करते हैं और फिर आपको जो है वो बताते हैं। कॉल ले लेते हैं खान साहब, मैं आपको थोड़ा सा तफसील से और बताऊंगा। एक और कॉलर मौजूद है, पहले कॉल ले लेते हैं फिर आपको मैं कंटिन्यू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। जी अली साहब, पाकिस्तान से किस जगह से बोल रहे हैं, कौन से शहर से बोल रहे हैं? मोस्ट वेलकम टू अवर प्रोग्राम सर।
से। अच्छा 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 जी, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी मेरी जो वालदा है वो एक शुगर पेशेंट है। अच्छा। और उनके जिस्म के इसमें हड्डियों में हर वक्त दर्द रहता है, तो इसलिए पूछना था कि कोई आप बता दें हल। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी वालदा की? 50 प्लस। अच्छा, डायबिटीज़ के अलावा उन्हें कोई और भी बीमारी है, जैसे वो आर्थराइटिस हो, जोड़ों के दर्द की बीमारी, या कोई और शुगर, दिल की बीमारी, या कोई और तकलीफ है उनको? ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। उनका वजन तो बहुत ज़्यादा नहीं है जी? उनका वजन तो बहुत ज़्यादा नहीं है? नहीं। अच्छा, तो जोड़ों में जो आप कह रहे हैं कि उनको हड्डियों में दर्द रहता है, तो कहाँ, कौन सी हड्डियों में या कौन से जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है उनको? टांगों में दर्द रहता है और बाजू में। दोनों टांगों में और बाजू में दर्द होता है? जी। अच्छा, किस तरह का दर्द होता है? ये क्या जलन सी महसूस होती है, जैसे पिंस एंड नीडल्स? जलन सी महसूस होती है। सुइयां चुभती हैं, पिंस एंड नीडल्स सी होती हैं पैरों में, और इस तरह से? जी। तो ये अच्छा, ये पेन जो है, दर्द जो है, चलने से ज्यादा होता है या रात में ज्यादा होता है? रात में ज्यादा होता है और जब सोते हैं उस वक्त ज्यादा। ठीक है। अच्छा, उनको डायबिटीज जो है, शुगर की बीमारी कितने सालों से, कितनी पुरानी है वो बीमारी उनकी? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गया। अली भाई, आप अपना टीवी से आप सुनते रहिए, हम आपको इसका जवाब ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं ज़रा खादिम साहब की बात कर रहा था, उस पर थोड़ा सा उनको दे दूँ मशवरा। जी। तो मैं खान साहब आपके लिए यही कह रहा था खादिम साहब के आपका जो है केस मल्टी डिस्सिप्लिनरी टीम में जो है वो डिस्कस हो चुका है, और वो आपके लिए जो मल्टी डिस्सिप्लिनरी टीम एक ऐसा फैसला करेगी जो आपके केस से मुतालिक रिलेटेड होगा, ये जो ज़्यादा मुफीद साबित होगा। अच्छा, कैंसर की दो किस्में होती हैं। एक कैंसर जो है बिनाइन ट्यूमर होता है। मुझे नहीं पता क्या उन्होंने बायोप्सी लेके इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि ये जो ट्यूमर है, कैंसर जो है आपके किडनी के अंदर बिनाइन है या ये मेलिग्नेंट कैंसर है। मेलिग्नेंट कैंसर और बिनाइन कैंसर में फ़र्क ये होता है कि बिनाइन जो है वो लोकल स्वेलिंग होती है, वो फैलता नहीं है खून के ज़रिए से, एक गिल्टी सी होती है। और जो मेलिग्नेंट कैंसर होता है उसमें ख़तरा बहुत ज़्यादा ये होता है कि आपके खून की नालियों के ज़रिए से या लिम्फ नोड जो होती हैं जिस्म में, उसके ज़रिए से इसके कैंसर का फैलने का बहुत ज़्यादा डर होता है। अगर कैंसर लोकल हो तो जैसे आप कह रहे थे कि रेडियोथेरापी से पॉसिबल है उसका इलाज हो सके। अगर ये कैंसर मैलिग्नेंट हो और इसका फैलने का डर हो आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों में, तो फिर इसके लिए सर्जरी ही ज़्यादा बेहतर होती है, जिसमें वो ऑपरेशन करके उस हिस्से को काट देते हैं, उस हिस्से को निकाल देते हैं, ताकि उसमें कैंसर के फैलने का जो है वो चांस कम हो। तो इतना ही मैं कह सकता हूँ आपसे, इससे ज़्यादा इसमें आपको मैं तफसील से नहीं बता सकूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। आप अपने स्पेशलिस्ट से इस बारे में तफसील से बात करें और उनसे ये कहें कि जी पहले तो मुझे ये बताएं कि मेरा किस टाइप का मैलिग्नेंट है, आप सर्जरी क्यों करना चाहते हैं, क्या ऑप्शन रेडियोथेरापी की क्यों नहीं है। वो ज़रूर आपके इन सब सवालों का जवाब देंगे और डिस्कस करने के बाद फिर वो आपको तफसील से बताएंगे कि आखिर वो सर्जरी क्यों करना चाहते हैं। उन्होंने आपको लिस्ट के रखा हुआ है। कैंसर की जितनी भी बीमारी यहाँ होती हैं, डायग्नोज होती हैं यूके में, वो बहुत ही सीरियसली उनको ले लिया जाता है और उसकी कोशिश ये होती है कि फ़ौरी तौर पे उसका इलाज जो है वो किया जाए। तो आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह आपके सर्जन साहब इस बारे में आपको तफसील से इसको बारे में बताएँगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आऊँगा, आप बात करेंगे ये हमारे पाकिस्तान से। अच्छा, एक और कॉलर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। कॉल एंड हो गई थी इसलिए। जी जी अली साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। मुझे आपकी बस एक दो सवाल आपसे पूछना थे कि ये पूछ रहा था कि उनको शुगर की बीमारी जो है कितने सालों से है? जी उनको शुगर की बीमारी जो है वो 3 साल से है तकरीबन। अच्छा, शुगर उनकी कंट्रोल में है, दवाएं खाती हैं उसके लिए, कंट्रोल में है या कंट्रोल नहीं है? दवाएं भी खाती हैं और इंसुलिन भी होती है रोजाना। तो उनकी जो रीडिंग है, जब सुबह आप चेक करते हैं नाश्ते से पहले, क्या रीडिंग चलती है उनकी? रीडिंग रोजाना तो चेक नहीं करते, तकरीबन 1 हफ्ते बाद चेक करते हैं। परसों चेक किया था तो वो 250 थी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको इस पर तफसील से देखें। शुगर को इसके अलावा और कोई तकलीफ, गुर्दे वगैरह तो फेल नहीं उनके, ये कोई और मसाइल तो नहीं है? नहीं वो आप पूछ रहे थे कि चलने से टांगों और पैरों में ज्यादा दर्द तो नहीं होता। जब चलें तो उस वक्त उनके जो
पैरों में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, वो कम हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, शुक्रिया अली साहब। जब रात से सोते हैं तो उस वक्त जलन भी होती है और दर्द भी। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आपके ख्याल। मैं आपको तफसील से जवाब देता हूँ उसका। ठीक है जी, शुक्रिया साहब। डॉक्टर साहब, हम ये अली साहब दोबारा आए थे, पाकिस्तान से कॉल कर रहे थे। इनकी जो वालदा हैं उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और उनको तकरीबन 4 साल से जो है वो डायबिटीज़ और शुगर की बीमारी है। वो बता रहे थे, पूछ रहे थे कि जी उनको टांगों में, इनकी वालदा को और हाथों पैरों में, वैसे तो सारे ही जोड़ों में दर्द होता है लेकिन ख़ास तौर से टांगों हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी डॉक्टर साहब? हिस्ट्री से तो इनके ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है और क्योंकि चलने में इनको और बर्निंग सेंसेशन है, सब कुछ है और डायबिटिक भी अनकंट्रोल्ड है, सही तरह से नहीं है, इंसुलिन पे भी है, सब कुछ है। मगर फिर भी क्या कहते हैं कि अपना इन्वेस्टिगेशन करा लें और क्या कहते हैं एक एक्सरे करके दिखा लें कि वजह क्या है। हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो या विटामिन डी की डिफिशिएंसी भी हो, जो आजकल बहुत कॉमन है लोगों में और ख़ासकर हम लोगों में। तो क्या कहते हैं, मैं सजेस्ट करूँगी कि ये केस वैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी का लग रहा है इनको। हाँ नहीं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट आउट किया है। अली भाई, मैं आपको तफसील से थोड़ा सा, डॉक्टर साहब ने भी इस पर रोशनी डाली कि चूँकि आपकी वालदा को जो है वो डायबिटीज़ शुगर की बीमारी है, ये जो टांगों में जो आपको ख़ास तौर से उनको रात में जो तकलीफ़ होती है और जैसा आपने कहा कि उनको सुइयाँ सी चुभती हैं, पिन से नीडल्स होती है और जलन होती है और ये पेन उनको काफ़ी तकलीफ़ दे होता है रात में। और उनकी जो आपने बताया कि डायबिटीज़ उनकी रीडिंग 220-230 चल रही हैं, तो इन सारी आपकी तफसील पूछने से मुझे यही अंदाज़ा होता है कि पहली जो उनके ज़्यादातर जो डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको डायबिटीज़ शुगर की एक ऐसी मुज़िर बीमारी है जिसकी वजह से आपके जिस्म के तमाम आर्गन इफ़ेक्ट होते हैं। ख़ास तौर से आपकी वालदा में मेरा ख़्याल है कि उनकी जो नसें हैं जो उस पर इफ़ेक्ट आ रहा है, जिससे डॉक्टर साहब कह रही थी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है। जो आपकी छोटी खून की नालियाँ होती हैं और जो आपकी छोटी छोटी जो असाब होती हैं, नर्व होती हैं, डायबिटीज़ की वजह से उसके ऊपर बहुत ही मोहल्लिक इफ़ेक्ट होते हैं। और अगर डायबिटीज़ ख़ास तौर से कंट्रोल ना हो तो नसों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। नसों के अंदर जो है वो खून की नालियाँ जो उनको न्यूट्रिशन पहुँचाती हैं, खून बहुत ही छोटी होती हैं और नसों में खुद खून ना पहुंचने की वजह से नसों में तक डैमेज हो जाती हैं, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। अच्छा, इसका इलाज, सबसे पहली बात तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप अपनी वालदा की जो है वो डायबिटीज़ को जो है वो कोशिश करें, अपने जो वहाँ डॉक्टर जो उनका डायबिटीज़ का इलाज कर रहे हैं उनको दिखाएं, इंसुलिन का डोज को बढ़ाया जाए या दवा में कुछ तब्दीली की जाए जिसकी वजह से उनको डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में हो। अगर डायबिटीज़ उनकी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में होगी तो फिर ये जो डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन उनको आ रही हैं और ये दर्द और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से आपके गुर्दे पे इफ़ेक्ट होता है, आपकी बिनाई जाने का डर होता है, आपकी रगों पे, खून की नालियों पे, जैसे मैंने कहा कि इफ़ेक्ट होता है। इसके लिए जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके लिए ख़ास दवाएँ होती हैं। आप चूँकि पाकिस्तान में आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो एक दवाएं होती हैं ख़ास तौर से जो नसों में दर्द के लिए होती हैं और स्पेशल वो दवाएं अगर दी जाएं तो इस दर्द में इफाका हो जाता है और दर्द में बहुत, पेन में बहुत रिलीफ होता है। मैं उनको इनक्रेज करूंगा कि वो कोशिश करें कि जितना भी वो वॉक कर सकें अगर दिन के अंदर, तो कम से कम 30 मिनट से लेकर के 40 मिनट जो है वो मामूल बनाएं कि उनको एक्सरसाइज कराएं। पाकिस्तान में तो वेदर भी बहुत अच्छा होता है, तो ये है कि गर्मी है तो वहाँ वॉक करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से खून की नालियों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में बेहतर हो जाती है। डाइट पे ख़ास तौर से ध्यान दें, उनकी मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें और मिठाइयाँ और स्वीट वगैरह और जो भी चीज़ उनको दें बग़ैर शुगर के दें ताकि उनको डायबिटीज़ में इजाफा हो। 3 चीज़ें करनी है डायबिटीज़ में: वॉक करवाएँ, एक्सरसाइज करें, मीठी चीज़ों का परहेज़ करें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। चौथा ये कि वहाँ अपने डॉक्टर्स को दिखाएं, वो आपको एक ख़ास दवाएं होती हैं, मैं यहाँ नाम उनको नहीं बता सकूँगा आपको, वो दवाएं आपके डॉक्टर्स वहाँ को प्रिस्क्राइब करेंगे। उन दवाओं से इनका दर्द में इंशाल्लाह इजाफा, बहुत ज़्यादा इफाका होगा। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी वालदा को सेहत दे और इंशाल्लाह कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। ये जो दवाओं, जिनके पैरों में जो दर्द और तकलीफ़ हो रही है, इसका डेफिनेटली इलाज मौजूद है और इसका जो है वो आप अगर अपने डॉक्टर से वहाँ बात करें तो कुछ दवाएं हैं जो ख़ास तौर से इस तरह की जो डायबिटीज़ की न्यूरोपैथी के जो पेन होते हैं
उसके लिए बहुत ही मुफीद साबित होती हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको इतना ही बता सकूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत अली भाई आपकी कॉल का। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे एज़मा के ऊपर, तो हम वापस आएँ इसकी अटैक। अच्छा हाँ, एक कॉल थे अफ्रीका से, हमारी बहन ने कॉल किया था, जो वो पूछ रही थी अफ्रीका से कि जी उनको जो मैंने कहाँ लिखा था उनका, अच्छा उनकी जो थी बेबी जो थी, हाँ अफ्रीका से जो कॉल थी उनकी डॉक्टर साहब 6 वीक की बेबी थी और 6 वीक का जो बच्ची है उसको वो बता रही थी कि जो क्योंकि लाइन काफ़ी पुअर थी, मैं सही से आपसे नहीं पूछ सका बहन, मैं इंतहाई माजरत करूँगा आपसे कि आपके मुझे जो आप बताना चाह रही थी आप मुझे नहीं सुन पाई, मैं आपको सही से नहीं सुन पाया। जो मुझे समझ में आई कि आपकी 6 वीक की बच्ची है और उसको जो है वो कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, वो पू जो है वो 3-4 दिन तक करती है और 3-4 दिन तक बगैर पू के होती है। मुझे नहीं पता कि उसको उसके पू ना करने के जैसे अगर उसके दर्द होता है पेट में या नहीं होता, चूँकि मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि वहाँ अपने लोकल डॉक्टर से आप उसको बच्ची को दिखाएं और मशवरा लें। छोटे बच्चों में जो बच्चे होते हैं 2-3 रोज़ तक, चूँकि बच्चे सिर्फ दूध पी रहे होते हैं, या तो माँ का दूध पी रहे होते हैं या अपना दूध पी रहे हो या बोतल का दूध पी रहे होते हैं, तो उसमें कब्ज़ काफ़ी कॉन्स्टिपेशन जो पू ना आना 2-3 दिन तक अक्सर कॉमन होता है। कुछ बच्चे 3-4 दिन तक बगैर पू के, बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी पेन के, कोई परेशानी है और दिक्कत नहीं परेशानी नहीं होती इसमें। लेकिन अगर उन बच्ची को आपके दर्द हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा रो रही है, छोटे बच्चे चूँकि बता नहीं पाते अपनी बीमारी का, तो वो बहुत ज़्यादा क्राई कर रही है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर को वहाँ लोकल दिखाएं और उसको चेकअप ज़रूर करवाएं कि आखिर कोई और क्या वजह है। पखाना ना आना पैदाइशी बीमारी भी हो सकती है, जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस बीमारी हो सकती है, सकता है सुराख में बंदिश हो पीछे के हिस्से में। तो मैं यही आपको मशवरा दूंगा कि आप उसको थोड़ा सा पानी में इजाफा कर दें दूध के दरमियान में। बस छोटा बच्चा सिर्फ दूध या पानी पी सकता है, थोड़ा सा पानी में इजाफा कर दें। अपने डॉक्टर को वहाँ ज़रूर दिखाएं, वो ताकि कुछ दवाएं भी आती हैं कॉन्स्टिपेशन की जो दी जा सकती हैं, लेकिन चूँकि बच्ची सिर्फ 6 वीक्स की है, पैदाइशी कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसको इम्परफेक्टेड एनस या इस तरह की जिस पर कोई तब्दीली सीरियस बीमारी ना हो, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वापस आएँगे एज़मा के ऊपर। मैं ख़ास तौर से डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा कि जो एज़मा का जो अटैक है, ये कहते हैं कि जी बहुत ही अभी भी जो हमारे कंट्री में मुल्क में एज़मा के अटैक से बच्चे मर जाते हैं और जब तक जहाँ तक हॉस्पिटल ये नहीं पहुँचते हैं। तो ये है कि ये एज़मा के अटैक के साथ बात करके हमारे पास 2-3 मिनट आखिरी बाकी बचे हैं, तो एज़मा के अटैक के बारे में ज़रा बताइए कि एज़मा का अटैक क्यों होता है और अगर एज़मा का अटैक हो तो क्या करें। आस्मा का अटैक क्योंकि या तो ट्रीटमेंट कंप्लाइंस पूरी है, कंप्लाइंस ठीक तरह से बच्चा मेडिसिन नहीं ले रहा है या उसको नहीं दिया जा रहा वक्त पर, क्योंकि आजकल ट्रीटमेंट बहुत ही बेहतरीन है और हर जगह इंडिया पाकिस्तान यहाँ सब जगह ये सारी दवाएं ब्रोंकोडायलेटर्स और स्टेरॉयड अवेलेबल हैं। ये जो है आपको अटैक जो है वो क्या कहते हैं, हो सकता है कभी आप ऐसे पॉलन या एलर्जी के सिचुएशन में फंस गए जहाँ सडनली आपको बहुत सीवियर आस्थमेटिक अटैक हो गया। सीवियर आस्थमेटिक अटैक में ये होता है कि अगर बच्चा बड़ा है तो वो एक बहुत ही ब्रेथलेस होगा, एक सेंटेंस नहीं कंप्लीट कर पाएगा, अपनी बात नहीं बता सकेगा कि आपको क्या उसको क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है, और मुसलसल वीजिंग होगी, टाइटनेस इन द चेस्ट होगी, कलर बच्चे का पहले तो थोड़ा पीला पड़ना शुरू होगा और जैसे जैसे वर्ड्स, क्योंकि ये जो है हमारी नली जो है बिल्कुल सिकुड़ती बंद होती चली जा रही है, तो ऑक्सीजन कम मिलता जा रहा है, जिसकी वजह से चेस्ट जो है बिल्कुल साइलेंट होता जा रहा है। इसको दूर ये जो है इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप जो है या आपको फिर ट्रीटमेंट चाहिए इमीडिएटली, ऑक्सीजन चाहिए और क्या कहते हैं कि आजकल नेबुलाइज़र है, ब्रोंकोडायलेटर है जो आपको देते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आप तशरीफ़ लाएँ, आपने इंतहाई मुफीद मालूमात हमारे नाज़रीन को जो है वो एज़मा से मुताल्लिक़ दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे डिफरेंट प्रोग्राम्स में और इंशाल्लाह फिर आपको बुलाएंगे नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में, तो किसी और टॉपिक पे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन को मैं प्रोग्राम थोड़ा सा रिकैप कर दूं। डॉक्टर साहब, नाज़रीन आज हमने बात की थी स्पेशल गेस्ट से, डॉक्टर अंसारी स्टूडियो में मौजूद थी। हमने बात की थी एज़मा या दमे की बीमारी के ऊपर। हमारे पास प्रोग्राम चूँकि ख़त्म हो चुका है टाइम, तो मैं जल्दी से इसको रिकैप करके आपसे इजाज़त लूँगा। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बताया था कि दमा या एज़मा की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिससे खून की नालियों के अंदर सूजन
हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है और खून सांस की जो आपकी छोटी नालियां हैं उसमें जो है वो सूजन होने की वजह से नैरो हो जाती हैं और आपको सांस होने में दिक्कत होती है। इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं दमे के, डॉक्टर साहब ने कहा था कि खांसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, आपको वीजिंग होती है। अगर वीजिंग होती है जिसमें सीटियों की आवाज़ें आती है। अच्छा, उसके अलावा इसका डॉक्टर साहब ने कहा था कि बहुत ही कॉमन है, असबाब के ऊपर तो मैं नहीं जा सकूँगा, टाइम ख़त्म हो रहा है। ख़ास तौर से दमे के अटैक के ऊपर डॉक्टर साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंस दी आखिर में कि जी दमे का जो अगर बच्चे को आपको अटैक हो रहा है, आप देखें कि अगर बच्चे की आपके लिप्स जो हैं वो ब्लू हो रहे हैं या उसका कलर पेल हो गया है या सांस लेने में उसको तकलीफ़ हो रही है, छाती को या सीने को जो है वो सक कर रहा है और सांस लेने में उसको रंग पीला पड़ गया तो फौरी, और सांस से अगर उसके सीने से सीटियों की आवाज़ें निकल रही हैं, तो छोटे बच्चों में चूँकि दमे से मरने का डर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके बच्चों को आपके डॉक्टर्स ने कोई दवाएं तजवीज़ की हुई हैं तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप कंप्लाइंस करें, दवाएं उनके जो इन्हेलर जो पाइप दिए हुए हैं वो रेगुलरली इनको इस्तेमाल करें। और चूँकि इस्तेमाल ना करने से दमे की सूजन बढ़ती रहती है, लंग्स में स्कारिंग हो जाती है, फेफड़े जो है मुसलसल लंग्स जो है वो डैमेज या परमानेंट डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो आखिर में बस मैं यही आपसे कह के इजाज़त लूँगा कि दमा बहुत ही पुरानी और ख़तरनाक बीमारी है, इसका इलाज मौजूद है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो दवाएं आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं आपके बच्चों को दमे के लिए वो दवाएं ज़रूर इस्तेमाल करें। ख़ास तौर से डॉक्टर साहब ने इस पर बहुत इंसिस्ट किया था कि इन्हेलर जो दिए गए हैं वो इन्हेलर पाबंदी से इस्तेमाल किए जाएँ ताकि दमे का कंट्रोल ठीक रहे। और अगर आपको समझ रहे हैं कि बच्चे को सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो एम्बुलेंस को 999 को फौरी तौर पर कॉल करें। ख़ास तौर से बच्चों के दमे के अटैक से मरने का डर बहुत ज़्यादा होता है, 999 एम्बुलेंस बुला करके फ़ौरन अस्पताल ले जाइए। और अगर दमे के सिम्टम हल्के फुल्के जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि खांसी और वीज चल रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते फिर आपसे यही मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।